योगिरी को उसके दोस्तों ने उसे छोड़ दिया क्योंकि वो कमजोर था, लेकिन असल में वो एक गॉड है जो अपनी पावर छुपा कर रखता था। योगिरी एक बेकार नाकारा बच्चा था जो लाशों से भरे कॉरिडोर से गुजर रहा था और चारों तरफ गोलियां चल रही थीं। वो कैमले की तरफ बढ़ते हुए पूछता है, आको कहाँ है? उसकी केयरटेकर। वो चलते चलते एक रूम तक पहुंचता है और अचानक दरवाजा खुलता है। अंदर एक औरत बंदूक ताने खड़ी है और आको को बंधक बनाए हुए है। आको उससे पूछती है कि उसे क्या चाहिए, लेकिन औरत उसे चुप रहने को कहती है। योगिरी खुश होकर कमरे में दौड़ पड़ता है क्योंकि उसने आको को पा लिया था। औरत चिल्लाती है, हिलना मत वरना इसका दिमाग उड़ा दूंगी। आको दर्द की शिकायत करती है और अगले ही पल कुछ अजीब वेव्स निकलते हैं और वो औरत धड़ाम से जमीन पर मर गिरती है। आको हैरान रह जाती है, लेकिन योगिरी बस उसे गले लगाता है और मुस्कुराकर कहता है, चलो वापस चलते हैं। अचानक बड़ा हुआ योगिरी नींद से उठ जाता है। उसे उसकी क्लासमेट टोमोचिका घबराकर उठा रही थी। वो आंखें खोलते हुए पूछता है, तुम कौन हो? लेकिन फिर याद करता है कि ये वही लड़की है जिसका नाम अजीब है। उसे याद आता है कि नींद लेने से पहले वो लोग क्लास ट्रिप पर थे और पूछता है, क्या हम पहुंच गए? टोमोचिका कहती है, अभी नहीं, और उसे कहती है, उठकर देख क्या हो रहा है। योगिरी इधर उधर देखता है और नोटिस करता है कि उसके कई क्लासमेट्स खून के तालाब में मरे पड़े हैं। वो देखता है कि उनमें से एक को किसी अजीब चीज ने आर पास छेद दिया है। वो सोचता है ये क्या है, और बाहर झांक कर देखता है तो लगता है कि कोई बड़ी सी स्नेक या लिजर्ड जैसी चीज बस को लपेटे हुए है। पता लगाने के लिए वो फर्श से पड़ा एक माइक उठाता है और उसे उसी छेद में फेंकता है। तभी वो चीज हिलने लगती है और योगिरी समझ जाता है कि ये एक विशाल वायवन है। वो दैत्य आसमान में उड़कर बस पर अटैक करने आता है और मुंह से आग छोड़ने ही वाला होता है। डरी हुई टोमोचिका उसे कसकर पकड़ लेती है। उस पल योगिरी का दिमाग क्लिक कर जाता है। एक लड़की का ऐसे उससे चिपकना उसके दिमाग को ट्रिगर कर देता है। वो अपने मन को फोकस करता है, एक दरवाजा खोलने की तरह ध्यान लगाता है और बस एक शब्द बोलता है, डाई। अगले सेकंड वो वायवन धड़ाम से नीचे गिरकर मर जाता है। योगिरी कहता है, अब हम सेफ हैं। लेकिन टोमोचिका कंफ्यूज रहती है और पूछती है, ये क्या हुआ? योगिरी कंसोल निकालकर गेम खेलने लगता है और कहता है, आराम से बैठो, पहले बताओ क्या हुआ। वो गुस्सा होकर बोलती है, अभी गेम खेलने का टाइम नहीं है। थोड़ी देर उसे खेलते देखती है और कहती है, वैसे तुम गेम में भी काफी बकवास हो, और उसे टिप्स देने लगती है। फिर अचानक उसे याद आता है कि अभी की सिचुएशन क्या है और बोलती है, नहीं, अभी गेम का टाइम नहीं है। योगिरी पूछता है, अब अच्छा लग रहा है? वो सिर हिलाकर हाँ कहती है। फिर योगिरी बोलता है, ठीक है, अब बताओ ये सब हुआ कैसे? टोमोचिका बताती है कि उनकी बस रात में नॉर्मली चल रही थी, लेकिन जैसे ही वो एक टनल से गुजरे, सामने का नज़ारा बदल गया और वो किसी अजीब सी जगह पहुंच गए। सब कंफ्यूज थे। उसने अपनी दोस्त से पूछा, क्या बाहर हमेशा ऐसा ही दिखता है? लेकिन उसकी दोस्त कुछ नहीं कह पाई। तभी एक लड़की बस में चढ़ी और सबको ग्रीट किया। उसने अपना नाम बताया, मैं हूँ सायोन, ग्रेट सेज की ग्रैंड डॉटर। उनके टीचर गुस्से में उठे, लेकिन सायोन ने तुरंत उनका सर उड़ा दिया। फिर वो ऐसे बर्ताव करने लगी जैसे कुछ हुआ ही नहीं और बोली, चुप रहो, शांति से सुनो, कोई बेवकूफ़ी मत करना वरना सबका यही हाल होगा। सब जम गए। उसने कहा, मेरी पावर लेवल है 5,30,000। फिर ड्राइवर का सिर भी उड़ा दिया और बोली, मजाक था, हंसना चाहिए था। उसने कहा कि पता है ये अनफेयर है, लेकिन इस दुनिया में ऐसे ही चलता है। फिर बताने लगी कि असल में उसने सबको यहाँ क्यों बुलाया। वो बोली कि इस दुनिया को सेजेस चलाते हैं और उनकी संख्या बहुत कम हो गई है, इसलिए उसने सबको यहाँ समन किया ताकि नए कैंडिडेट्स चुने जा सकें। वो हाथ बढ़ाती है और जादू करती है। टोमोचिका सोचती है कि सब ब्लास्ट हो जाएंगे और आंखें बंद कर लेती है, लेकिन जब आंखें खुलती है तो देखती है कई स्टूडेंट्स चमक रहे हैं। वो उन कुछ बच्चों में थी जो ग्लो नहीं हुए थे। सायोन फिर बताती है कि जिन जिन बच्चों को ग्लो हुआ है उनमें उसने बैटल सॉन्ग वर्जन इंस्टॉल कर दिया है और उनकी स्क्रीन पर लोगो भी दिखने चाहिए। टोमोचिका कंफ्यूज होकर अपनी दोस्त से पूछती है कि क्या उसे कुछ दिख रहा है। उसकी दोस्त हवा में हाथ चलाते हुए कहती है कि उसे कुछ कलरफुल लेटर्स दिख रहे हैं जिस पर लिखा है स्टेटस। फिर सायोन बताती है कि यह सिस्टम सिर्फ इसी दुनिया में काम करता है और इसे गिफ्ट कहते हैं। हर किसी को इसे यूज़ करना होगा और अगले 1 महीने में सेज बनने की कोशिश करनी होगी। टोमोचिका हाथ उठाकर सवाल करती है, लेकिन मैं तो ग्लो ही नहीं हुई और ना ही मुझे कोई लोगो दिखा। सायोन सीधा जवाब देती है, कुछ लोग कंपैटिबल नहीं होते, तुझे एडजस्ट करना पड़ेगा। ये सुनकर टोमोचिका शॉक हो जाती है और ज़्यादा डर तब लगता है जब कैनन बताता है कि अगर कोई सेज नहीं बना
तो सबको लाइफ स्टॉक बना दिया जाएगा ताकि उनसे मैजिकल एनर्जी निकाली जा सके। फिर सायोन कहती है कि उनका पहला मिशन 1 घंटे बाद शुरू होगा और कोशिश करना कि शुरू में ही मिट ना जाओ। ये कहकर वो चली जाती है। टोमोचिका बैठ जाती है और कहती है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। उसकी दोस्त बताती है कि उनके मिशन की डिटेल्स उनकी स्क्रीन पर लिखी हैं। पता चलता है कि उनका पहला काम है आने वाले ड्रैगन से भागकर बचना। टोमोचिका को यकीन नहीं होता कि ऐसा कोई ड्रैगन भी होता है। तभी युजाकी नाम का लड़का लीडर बनने की कोशिश करता है। वो कहता है कि सबको मिलकर मिशन क्लियर करना होगा और इसके लिए सबको अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस बतानी होगी। सब लोग कागज पर अपना नाम और स्टैट्स लिखते हैं। तभी टोमोचिका नोटिस करती है कि 4 स्टूडेंट्स, जिसमें वो खुद भी है, ग्लो नहीं हुए थे। लेकिन उनमें से एक योगिरी भी है जो आराम से सो रहा था क्योंकि उसे किसी चीज़ की परवाह नहीं थी। सब उसके सोते रहने पर गुस्सा करते हैं। फिर देखते हैं कि बाकी स्टूडेंट्स बस से बाहर निकल रहे हैं। आखिरकार वो भी बाहर जाने का सोचते हैं, लेकिन टोमोचिका पीछे रुककर योगिरी को उठाने लगती है। दूसरी लड़की उसे कहती है, छोड़ना, इसे यही रहने दे। तभी वो सुनते हैं कि बाहर 2 लड़के झगड़ रहे हैं। असल में युजाकी उन 4 को जो ग्लो नहीं हुए थे अपने साथ जाने नहीं दे रहा था। एक डेलिंक्वेंट स्टूडेंट शिकायत करता है, लेकिन युजाकी चिल्लाता है, चुप हो जा, मेरी क्लास है जनरल। फिर वो पूरी तरह गवार और घमंडी बनकर बस की सीटें तोड़ने लगता है और कहता है, यह है गिफ्ट की ताकत। अभी तो मैं सिर्फ लेवल 1 हूं, लेकिन फिर भी तुम 4 बेकार ह्यूमन से कहीं ज्यादा स्ट्रांग हो। वो लड़की युजाकी से कहती है कि अगर तू स्ट्रांग है तो इन 4 को प्रोटेक्ट करना चाहिए। लेकिन युजाकी हंसकर कहता है, नहीं, ये सब तो मेरे प्लान का पार्ट है। सब कंफ्यूज हो जाते हैं। तभी वो अपने बगल में खड़ी लड़की से कहता है, चल तू अपना गिफ्ट यूज कर। वो लड़की अपना चार्म एबिलिटी एक्टिवेट करती है, लेकिन किसी पर भी असर नहीं होता। युजाकी दूर जाकर समझाता है कि ये स्किल इंसानों पर नहीं बल्कि मॉन्स्टर्स पर काम करती है। मतलब पास ही जो ड्रैगन है वो इस स्किल से इन पर अटैक करेगा और बाकी सबको भागने का मौका मिल जाएगा। ये फैसला सारे गिफ्ट वाले स्टूडेंट्स ने मिलकर लिया था। टोमोचिका यकीन नहीं कर पाती कि उसकी दोस्त ने उसे धोखा दिया, लेकिन युजाकी खुलासा करता है कि हाँ, उसने किया है। टोमोचिका को लगता है कि युजाकी ने उसकी दोस्त को मजबूर किया होगा। फिर युजाकी बस से बाहर निकलकर दरवाजा लॉक कर देता है। सब दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी बाहर से आवाज आती है। टोमोचिका सोचती है ये ड्रैगन है। अचानक कुछ आकर बस से टकरा जाता है। एक लड़का डर जाता है और टोमोचिका नोटिस करती है कि बाहर बाकी लोग भी मार गिराए गए हैं। ये सब सुनकर योगरी को असली टेंशन होती है कि इस दुनिया में उसके कंसोल को रिचार्ज करने का कोई तरीका नहीं है। फिर वो उठकर कहता है कि युजाकी के हिसाब से अब बाहर सेफ होना चाहिए। टोमोचिका पूछती है, तूने कुछ किया है क्या? योगरी मजे से जवाब देता है, ड्रैगन तो क्रैश होकर मर गया। टोमोचिका को पता है कि वो झूठ बोल रहा है, लेकिन फिर भी दोनों खिड़की से बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकलकर योगरी देखता है कि 3 रास्ते हैं, हिल, सिटी या फॉरेस्ट की तरफ जा सकते हैं। तभी टोमोचिका आसमान की तरफ इशारा करती है। वो नोटिस करती है कि उनके 3 क्लासमेट्स उड़ रहे हैं। योगरी उसकी लॉन्ग रेंज नजर से प्रभावित होकर पूछता है, क्या इन्हें भी मार दूं? टोमोचिका हैरान होकर बोलती है, तेरे दिमाग में क्या गड़बड़ है? योगरी आराम से कहता है, उन्होंने तो हमें छोड़कर मरने के लिए छोड़ दिया था। टोमोचिका कहती है कि उसे ऐसे मारने की बातें नहीं करनी चाहिए। योगरी जवाब देता है, लेकिन हो सकता है ये हमारे लिए हॉस्टाइल हो। इसी बीच वो 3 लड़के पास आने लगते हैं, ये सोचकर कि ड्रैगन कैसे मर गया। उनमें से एक टोमोचिका को जिंदा देखकर गुस्से में कहता है, अरे मैं तो इसकी लाश को ज़ॉम्बी में बदलकर मस्ती करने वाला था। हाँ, उसी तरह की गंदी मस्ती। तीनों आपस में बात करते रहते हैं। कोई हीलर है, कोई हीरो और एक नेक्रोमैंसर। अचानक उनमें से एक बड़ा सा फायरबॉल फेंकता है जो टोमोचिका को बस छूते छूते निकलता है। फिर वो टोमोचिका से कहता है, बिना रेजिस्टेंस के इधर आ जा। वो कंफ्यूज होती है, लेकिन जल्दी समझ जाती है कि तीनों बस उसके शरीर के पीछे पड़े हैं। योगरी इंप्रेस होकर कहता है कि वाह, ऐसे हालात में भी तू इतनी हिम्मत से बोल देती है। नेक्रोमैंसर लड़का चिल्लाता है कि टोमोचिका और योगरी ज्यादा करीब लग रहे हैं, लेकिन योगरी बस कहता है, कोई बात नहीं, मैनेज कर लूंगा। फिर योगरी उस फायरबॉल वाले की तरफ इशारा करता है और बोलता है, डाई। अगले ही पल वो लड़का धड़ाम से गिरकर मर जाता है। बाकी दोनों पहले हंसते हैं, लेकिन जब देखते हैं कि वो सच में मर गया है तो शॉक हो जाते हैं। वो पूछते हैं, क्या हुआ?
योगरी कहता है, मैंने बस उसे मरने को कहा। फिर वो कहता है, अब हिलो मत। लेकिन नेक्रोमैंसर अपने दोस्त को चेक करने जाता है। योगरी फिर कहता है, डाई, और वो भी मर जाता है। अब सिर्फ एक मोटा लड़का यानी कि फैट्सो बचता है। योगरी उसे बोलता है, अगर तू हिला तो तू भी मर जाएगा। फिर योगरी कहता है कि वो अपनी एबिलिटी समझा देगा और फैट्सो को कहता है, जा चेक कर कि तेरे दोनों दोस्त सच में मरे या नहीं। फैट्सो अपना हीलिंग पावर यूज करके कहता है, मैं तो किसी भी चीज को इंस्टेंटली क्योर कर सकता हूँ। लेकिन उसके दोनों दोस्त बिल्कुल भी नहीं उठते। तोमोचिका समझ जाती है कि ड्रैगन को भी योगरी ने ही मारा था, लेकिन योगरी इसे बताने में दिलचस्पी नहीं दिखाता। यह सुनकर तोमोचिका और भी गुस्सा हो जाती है। योगरी समझाता है कि फैट्सो बहुत बेवकूफ है, इसलिए उसे डिटेल में समझाना पड़ेगा, तोमोचिका को नहीं। फैट्सो शिकायत करता है कि योगरी ने हद पार कर दी, लेकिन योगरी सिंपल सा जवाब देता है, मैंने तो बस इसलिए किया क्योंकि उन्होंने मुझ पर अटैक करने की कोशिश की थी। फिर वो बताता है कि उसकी एबिलिटी का नाम है इंस्टेंट डेथ, मतलब वो जिसे चाहे तुरंत मार सकता है। असल में उसे डाई बोलने की भी जरूरत नहीं, बस सोचना काफी है। फैट्सो कहता है ये इम्पॉसिबल है, लेकिन योगरी हंसकर बोलता है, चाहे तो अभी टेस्ट करके दिखा दूं। फैट्सो डरने का नाटक करता है और योगरी के पास आने लगता है, लेकिन असल में वो जादू से अटैक करने की तैयारी कर रहा था। तभी योगरी उसे रोक देता है और कहता है, स्टॉप। फैट्सो कंफ्यूज हो जाता है। योगरी बताता है कि उसके पास एक और एबिलिटी भी है, इंटेंट सेंसिंग, मतलब अगर कोई उसे मारने का इरादा रखे तो वो तुरंत जान सकता है, और अगर दोनों एबिलिटीज को कंबाइन करे तो उसे सामने वाले का पता भी नहीं होना चाहिए, वो अपने आप मर जाएगा। ये सुनकर फैट्सो रोने लगता है और हार मान जाता है। योगरी पूछता है, तुम लोग स्किल्स मिलते ही इतने ओवर कॉन्फिडेंट क्यों हो जाते हो? फैट्सो खुलासा करता है कि ये तीनों दूसरी बार इस दुनिया में आए थे। पहली बार उन्होंने डेमन वर्ल्ड हराया था और फिर अपनी दुनिया वापस चले गए थे। योगरी तोमोचिका से पूछता है, क्या ये लोग कभी क्लास मिस करते थे? वो कहती है, नहीं। तभी फैट्सो बताता है कि जब वो अपनी दुनिया वापस गए थे तो वहां पर बस कुछ ही घंटे बीते थे। ये सुनकर योगरी उसे मारने का सोचता है। फैट्सो तोमोचिका से मदद मांगता है, लेकिन वो साफ कह देती है, मैं आज जिंदा हूं सिर्फ योगरी की वजह से, इसलिए फैसला भी उसी का होगा। फैट्सो उसे ठंडी कहकर गुस्से में एक आइटम निकालता है। वो कहता है कि अगर तोमोचिका ये उस पर पहन देगी तो वो उसका सर्वेंट बन जाएगा। असल में वो स्लेव कॉलर था। वो खुद ही कॉलर पहन लेता है और गंदे इरादों से तोमोचिका की तरफ बढ़ता है, लेकिन तोमोचिका चिल्लाती है, रुक जा, और कॉलर खुद ब खुद उसे गला घोटने लगता है। तोमोचिका पूछती है, क्या इस कॉलर से मास्टरशिप हट सकती है? फैट्सो कहता है, हाँ, वो इसे किसी और को ट्रांसफर कर सकती है। तोमोचिका तुरंत इसे योगरी पर ट्रांसफर कर देती है। योगरी उसे मारता नहीं बल्कि हुक्म देता है, जंगल में जा, मॉन्स्टर्स के बीच छिपकर बैठ जा, सारे आइटम्स यहीं छोड़ दे और कभी भी किसी को हमारे बारे में मत बताना। फैट्सो मजबूरी में मान जाता है और चला जाता है। तोमोचिका पूछती है, क्या ये ठीक है? योगरी जवाब देता है, फैट्सो तो हमेशा बिट्रे करेगा, इसलिए ये तरीका सही है। फिर वो पूछती है, तुझे शक नहीं है कि मैं तुझे धोखा दे दूं? योगरी शांति से कहता है, अगर ऐसा हुआ तो हुआ, आखिर मैंने ही तुझे प्रोटेक्ट करने का फैसला किया है। ये सुनकर तोमोचिका शर्मा जाती है और कहती है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या बोलूं, हम पहले कभी इतना बात भी नहीं करते थे। फिर पूछती है, आखिर तूने मुझे बचाने का फैसला क्यों किया? योगरी पहले कहता है, पता नहीं, लेकिन उसके बार बार पूछने पर मान जाता है और कहता है, तेरे सॉफ्ट और जूसी डेवलप्ड प्लॉट की वजह से। तोमोचिका लाल होकर गुस्से में बोलती है, सारे लड़के एक जैसे होते हैं। उधर सायोन अपने बेड पर आराम कर रही होती है। तभी एक आदमी रिपोर्ट देने आता है, पहला मिशन क्लियर हो गया है, लेकिन 4 कैजुअलिटीज हुई हैं, 2 बिना एबिलिटी वाले और 2 एस रैंक वाले। वो बताता है कि दोनों एस रैंक अचानक बिना वार्निंग मरे और शक है कि ये इंस्टेंट डेथ मैजिक है। लेकिन सायोन शक को नजरअंदाज कर देती है और फिर से सो जाती है। इधर योगरी और तोमोचिका पास की सिटी पहुंच जाते हैं। तोमोचिका खुश होकर मुस्कुराती है। लेकिन योगरी को नींद आ रही थी। तभी वो लोग देखते हैं कि गार्ड्स गेट बंद कर रहे हैं, तो वो फटाफट उनकी तरफ भाग जाते हैं। लेकिन दिक्कत ये कि गार्ड्स क्या बोल रहे हैं ये उन्हें समझ ही नहीं आता। फिर भी गार्ड्स उन्हें रोककर बोलते हैं कि पहले अपने लॉर्ड को बुलाते हैं। लॉर्ड आता है और बोलता है, ये सब सिचुएशन बड़ा झंझट वाला है। फिर पूछता है कि क्या ये लोग दोपहर में आए ग्रुप से अलग हो गए? तोमोचिका खुश हो जाती है क्योंकि ये आदमी जापानीज बोल सकता है, मगर योगरी तो सीधा पूछ देता है कि भाई हमें अंदर जाने देगा क्या, क्योंकि हमें अपने साथियों को पकड़ना है। वो आदमी चिढ़ के बोलता है कि आम लोग तो पैसे देकर अंदर आते हैं, लेकिन उससे आदर है कि सेज कैंडिडेट्स को रोकना नहीं है।
योगिरी फिर अपने साथियों का जिक्र करता है और पूछता है कि वो कैपिटल की तरफ कैसे गए होंगे। अगली फेज बंदा बोलता है कि ना तो वो इन्हें रोकेगा ना ही मदद करेगा। योगिरी फिर भी शांति से उसे धन्यवाद कह देता है और निकलने लगता है। तभी वो कचरा सा बंदा बोलता है कि टोमोचिका को आज रात उसके घर रुकना पड़ेगा। टोमोचिका तुरंत मना कर देती है और योगिरी को पकड़कर खींच ले जाती है। अंदर आते ही योगिरी पूछता है, तू भागी क्यों? वो जवाब देती है कि उसे डर था योगिरी उसे मार ही डालेगा। योगिरी हैरान होकर पूछता है, क्या तू मुझे सीरियल किलर समझते है? लेकिन टोमोचिका बोलती है कि उसे आश्चर्य है कि योगिरी ने अभी तक नोटिस नहीं किया। तभी चारों तरफ देखकर टोमोचिका एक्साइटेड हो जाती है क्योंकि वो जगह एकदम फैंटेसी सिटी जैसी लग रही थी जिसमें बीस्ट फोक घूम रहे थे। तभी एक फॉक्स गर्ल म्यू आती है और पूछती है कि क्या वो लोग सेज कैंडिडेट्स हैं। वो पूछती है कि क्या ये लोग रास्ता भटक गए हैं क्योंकि ये पहली बार शहर में आए लगते हैं। टोमोचिका कैट ईयर्स देखकर एक्साइटेड हो जाती है, लेकिन योगिरी सीधे पूछता है, चाहिए क्या? कैट गर्ल म्यू बताती है कि वो उन्हें फ्री में मदद करना चाहती है। दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं और पूछते हैं क्यों? तब म्यू बोलती है कि सेज कैंडिडेट बॉयज से दोस्ती करनी है 2 कारणों से। पहला, उनका फ्यूचर पक्का है और दूसरा, उन्हें फुसलाना आसान होता है। टोमोचिका सोचती है ये लड़की तो बर्बाद है, लेकिन म्यू बोलती है कि वो टोमोचिका के बॉयफ्रेंड को फुसलाना नहीं चाहती है। उसका मानना है कि अच्छे रिश्ते की नींव दोस्ती से बनती है। टोमोचिका तुरंत कहती है कि वो और योगिरी कपल नहीं है, लेकिन योगिरी जानना चाहता है कि उसकी राय क्या है। टोमोचिका बोलती है कि उसका मकसद शहर घूमना है अंधेरा होने से पहले। योगिरी फिर म्यू से बोलता है कि वो उन्हें घुमा दे। शॉपिंग स्प्री के बाद टोमोचिका बोलती है कि उसने कभी सोचा नहीं था कि इस तरह के कपड़े कैजुअली पहनेगी, लेकिन उसे ये पता नहीं चलता कि चारों तरफ घेरा जा चुका है। योगिरी बोलता है कि उसे पहले से अंदाजा था कि ऐसा होगा। टोमोचिका माफी मांगती है और कहती है कि वो म्यू को फॉलो करना चाहती थी क्योंकि वो दयालु लग रही थी। बैंडिट्स उनका रास्ता रोक लेते हैं। योगिरी पूछता है, चाहिए क्या? पैसे? बैंडिट्स बताते हैं कि हाँ पैसे तो चाहिए, लेकिन असली टारगेट है टैलेंटलेस सेज कैंडिडेट्स। वो बताते हैं कि जिनके पास गिफ्ट हैं वो अक्सर शहर में बवाल कर देते हैं। लोग उनसे नफरत करते हैं लेकिन कुछ कर नहीं पाते, मगर जो सेज कैंडिडेट्स बिना गिफ्ट के होते हैं वो परफेक्ट होते हैं पिटने और बिकने के लिए। टोमोचिका डरने लगती है, लेकिन हमारा सिग्मा योगिरी एकदम चिल रहता है। वो बोलता है कि ठीक है, सब समझ गया, अब क्या मैं इनको मार सकता हूँ? बैंडिट्स मजाक उड़ाते हुए बोलते हैं, मर तो तुम लोगोगे। टोमोचिका म्यू को वार्न करती है कि योगिरी दिखने में भले ही कमजोर लगे लेकिन असल में बहुत स्ट्रांग है। लेकिन ये बेवकूफ कैटगर्ल सोचती है कि सब ब्लफ है क्योंकि 2 लोग बिना सेज गिफ्ट असल जिंदगी में भी बेकार होते हैं। लेकिन तभी योगिरी अपना वर्बल डेथ नोट निकालता है और सीधा आदेश देता है, उसके पीछे जो भी है सब मर जाए। एक पल में सब जमीन पर गिर जाते हैं। बाकी बैंडिट्स हैरान रह जाते हैं, लेकिन योगिरी अपना काम जारी रखता है और उस तेंदुआ जैसे बंदे को आधा मरने का ऑर्डर देता है, मगर बंदा वहीं ढेर हो जाता है। तब योगिरी समझ जाता है कि आधा मरना नाम की कोई चीज होती नहीं है। वो नया ट्राई करता है और KFC वाले बंदे के टखने पर उंगली करके बोलता है, मर जाओ। वो बंदा गिर पड़ता है, लेकिन योगिरी सोचता है कि ये गलती हो गई। फिर वो एक और बंदे के कंधे पर पॉइंट करके बोलता है, मर जाओ, और वो बंदा भी सीधा अगले जन्म में पहुंच जाता है। टोमोचिका बोल उठती है, योगिरी तो कितना हार्श है। योगिरी रिवील करता है कि वो तो असल में इजी जाने की कोशिश कर रहा था। फिर वो एक और बंदे की आंखों पर उंगली करता है और बोलता है, मर जाओ। बंदा तुरंत अंधा हो जाता है। सब शॉक में आ जाते हैं। योगिरी बिना रुके अपना डेथ नोट स्टाइल काम करता रहता है। ये देखकर म्यू घबरा जाती है और पूछती है, तू आखिर है कौन? लेकिन योगिरी कोई जवाब नहीं देता, बस सोचता है कि बॉडी पार्ट्स को अलग अलग मारना बेवकूफी है। तभी म्यू रोना धोना शुरू कर देती है, प्लीज मुझे छोड़ दो, मेरे छोटे भाई घर पे मेरे इंतजार कर रहे हैं। योगिरी सीधा बोल देता है कि ये चोरी और कत्ल करने का रीजन नहीं है। आखिरी बैंडिट पूछता है कि क्या तू टैलेंटलेस नहीं है? योगिरी उस पर उंगली करके मर जाओ का ऑर्डर देता है, लेकिन काम नहीं करता। वो दोनों भागने की कोशिश करते हैं। टोमोचिका पूछती है, क्या तू उन्हें छोड़ रहा है? योगिरी रिप्लाई देता है, नहीं, मैंने बस डेथ का ऑर्डर डिले किया है। वो दोनों बैंडिट्स छिप जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद ही उनका डेथ ऑर्डर एक्टिवेट हो जाता है। योगिरी टोमोचिका से कहता है, अब निकलने का टाइम है, लेकिन तभी गार्ड्स उन्हें रोक लेते हैं और सिचुएशन पूछते हैं। योगिरी झूठ बोलता है, हम रास्ता भटक गए थे और यहाँ आकर सबको पहले से मरा हुआ पाया। गार्ड्स में से एक लड़की बोलती है, झूठ, मैंने अपनी आंखों से देखा कि सब बंदे अचानक गिरे जब वो तुम्हें अटैक करने वाले थे। टोमोचिका गुस्सा हो जाती है, मतलब तुम लोग देख रहे थे और हेल्प नहीं की? गार्ड एक्सप्लेन करता है कि वो बैंडिट्स के बैकर तक पहुंचने के लिए सबको बेचने देना चाहते थे। योगिरी समझ जाता है कि मतलब तुम लोग जानबूझकर हमें बिकने देते ताकि बाद में उन बायर्स को ट्रैक कर सको। गार्ड कंफर्म करता है और बोलता है, वैसे भी तुम हमें कुछ कर नहीं सकते, हम गिफ्ट्स के अगेंस्ट प्रोटेक्टेड हैं। फिर एक गार्ड अपना अप्रेजल स्किल यूज करता है और रिवील करता है कि ना योगिरी के पास गिफ्ट है ना टोमोचिका के पास। लड़की शॉक में पड़ जाती है, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि वो इन दोनों के खिलाफ कुछ कर ही नहीं सकते क्योंकि उनके पास कोई पावर्स ही नहीं है। गार्ड माफी मांगता है और बोलता है, मेरी कैप्टन रोजमर्रा वाली कैरन जैसी रूड है, लेकिन योगिरी बिल्कुल माइंड नहीं करता। वो पूछता है, कहीं रात बताने का जुगाड़ है क्या? गार्ड्स उन्हें एक बहुत बड़े मैंशन में ले जाते हैं। टोमोचिका शॉक हो जाती है, ये तो महल जैसा लग रहा है। योगिरी पूछता है, अगर पैसे बचाने हैं तो क्या तू मेरे साथ रूम शेयर कर लेगी? टोमोचिका शर्मा जाती है। योगिरी फिर डिसाइड करता है कि नेक्स्ट टू ईच अदर रूम्स ले ले।
टोमोचिका अपने रूम में जाते ही खुश हो जाती है, वाह ये तो बहुत बड़ा है। लेकिन तभी उसे योगिरी पर डाउट होता है। उसने रूम शेयर क्यों पूछा, कहीं वो मुझे पसंद तो नहीं करता। लेकिन तुरंत याद आता है नहीं, उसको तो बस मेरे फ्लफी जूसी प्लॉट में इंटरेस्ट है। अचानक वो आगे देखती है और हवा में एक स्पिरिट दिखती है। वो नोटिस करती है कि ये उसकी बड़ी बहन जैसी दिख रही है। वो पूछती है तू इस दुनिया में कैसे आई। स्पिरिट जवाब देती है हम अलग हैं, मैं मडोको हूँ, तुम्हारी एंसेस्टर और गार्डियन स्पिरिट। टोमोचिका कंफ्यूज हो जाती है, गार्डियन स्पिरिट मतलब? स्पिरिट रिवील करती है कि वो इमरजेंसी में उसकी हेल्प करने आई है। टोमोचिका पूछती है अभी क्यों आई, पहले क्यों नहीं? स्पिरिट बताती है मुझे डर था कि योगिरी मुझे इरेज कर देगा। टोमोचिका शॉक हो जाती है, मतलब योगिरी की पावर स्पिरिट्स पर भी काम करती है। स्पिरिट बेग करती है प्लीज उससे मेरे बारे में बात करना ताकि वो मुझे हर्ट ना करे। टोमोचिका मान जाती है और पूछती है तो तू मेरी हेल्प करने आई है? स्पिरिट बताती है हाँ, मैं तुझे हर चीज से प्रोटेक्ट कर सकती हूँ सिवाय फिजिकल अटैक्स के। वो ये भी बताती है कि टोमोचिका के पास गिफ्ट क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने तुझे प्रोटेक्ट किया था। टोमोचिका गुस्सा हो जाती है और पूछती है ऐसा क्यों किया? स्पिरिट रिवील करती है क्योंकि ये बहुत डेंजरस। स्पिरिट बताती है कि गिफ्ट्स के फायदे तो हैं, लेकिन उनके वजह से सायोन उसकी लाइफ कंट्रोल कर सकता है। टोमोचिका कहती है कि बाकी 3 लोगों को भी स्पिरिट्स प्रोटेक्ट कर रही थी, लेकिन उसकी एंसेस्टर को उसके बारे में कुछ नहीं पता। फिर भी स्पिरिट खुश है क्योंकि फाइनली उसे अपनी आर्चरी स्कूल के लिए एक सक्सेसर मिल गया। लेकिन टोमोचिका उसकी बात इग्नोर करती है और बोलती है कि वो अपनी दुनिया में वापस जाना चाहती है। अभी के लिए वो सिर्फ योगिरी पे ही भरोसा कर सकती है। स्पिरिट एक्साइटेड हो जाती है और कहती है कि इसी वजह से वो उसे असली मार्शल आर्ट सिखाएगी। अगली सुबह योगिरी नोटिस करता है कि टोमोचिका थोड़ी थकी हुई लग रही है। वो बताती है कि रीसेंट इवेंट्स की वजह से है और पूछती है क्या वो लोग अपने साथियों तक पहुंच पाएंगे। योगिरी समझाता है कि उसकी मुलाकात सेलेस्टिना से हुई थी, जो इन स्टाफ में से एक है। उसने उनके दोस्तों की लोकेशन ढूंढने के लिए लैंग्वेज ट्रांसलेशन, कंसीलमेंट आइटम्स और एक कंसोल चार्ज करने वाला सिस्टम भी रेडी कर दिया है। सेलेस्टिना उन्हें कुछ टिकट्स देती है सिटी से निकलने के लिए और योगिरी अपने सब आइटम्स उसके पास ही रखने कहता है। दोनों ट्रेन से निकल पड़ते हैं और टोमोचिका की एंसेस्टर अभी भी योगिरी से डरती है। टोमोचिका पूछती है क्या योगिरी उसकी एंसेस्टर को देख सकता है, तो वो कहता है कि उसने उसे तभी से देखना स्टार्ट किया जब टोमोचिका ने उसके बारे में बात की। फिर टोमोचिका योगिरी के साइड में बैठ जाती है और पूछती है क्या वो अपने कॉलीग से मिल पाएंगे। योगिरी कहता है कि सेलेस्टिना के हिसाब से उनके दोस्त प्राइम ईविल फॉरेस्ट में ट्रेनिंग कर रहे होंगे। तभी योगिरी उसकी तरफ मुड़ता है और उसे नीचे धक्का देता है। एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है जो सीलिंग को उड़ा देता है। टोमोचिका कंफ्यूज हो जाती है। उधर पिछले सिटी में गार्ड्स एक डॉग को इंटेरोगेट कर रहे होते हैं जिसे योगिरी ने अंधा कर दिया था, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। गार्ड्स बताते हैं कि हीलिंग मैजिक काम नहीं कर रही। वहीं पे एक सेज वुमन लेन आती है और उसे इंटरेस्टिंग मानती है। वो डॉग की एक आंख निकालती है और हीलिंग मैजिक से दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करती है, लेकिन डॉग अभी भी नहीं देख पाता है। लेन और ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और अपनी असली आइडेंटिटी रिवील करती है। वो एक वैम्पायर है। वो डॉग को बाइट करती है ताकि उसकी एबिलिटीज इंक्रीज हो जाए और हीलिंग हो जाए, लेकिन डॉग अभी भी ब्लाइंड ही रहता है। तभी बिल्डिंग हिलने लगती है और एक बंदा जो हीरो के नाम से फेमस है अंदर आता है। हीरो तुरंत लेन पे स्लैशेस से अटैक करता है, लेकिन लेन बस कंप्लेन करती है कि उसका ड्रेस खराब हो गया। गार्ड्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि उसे कुछ डैमेज क्यों नहीं हुआ, लेकिन असल में उसने इंस्टेंटली अपने आप को हील कर लिया था। हीरो तलवार जमीन में गाड़ देता है और लेन से पूछता है कि वो उसे अटैक क्यों कर रही है जबकि उसे डीमन लॉर्ड से लड़ना चाहिए। हीरो उसे टायरेंट बोलता है और बड़ा अटैक करता है। पूरी बिल्डिंग एक्सप्लोड हो जाती है। वो खुश होता है कि फाइनली एक सेज को मार दिया, लेकिन लेन अभी भी जिंदा होती है। लेन उसे टीज करते हुए पूछती है क्या एरियल उसकी लवर है। हीरो शॉक हो जाता है और सोचता है कैसे लेन बच गई। लेन एक्सप्लेन करती है कि वो तो हिला भी नहीं क्योंकि वो मर ही नहीं सकती। हीरो कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसका अटैक तो डिलीट कर देना चाहिए था, लेकिन लेन चिल मूड में बोलती है कि अच्छा होता अगर ये पॉसिबल होता। आखिर में हीरो खुद ही उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे मार दे, लेकिन लेन बस उसे बिल्डिंग से बाहर फेंक देती है। वापस ट्रेन में एक अनाउंसमेंट होती है पैसेंजर्स को सीट पे रुकने के लिए, क्योंकि एक सेज एक अग्रेसर से लड़ रहा है। योगिरी सोचता है कि वो लोग सेफ हैं क्योंकि कोई उनके पीछे नहीं है, लेकिन टोमोचिका अभी भी कंफ्यूज्ड है। तभी वो एक ह्यूज मेका रोबोट देखते हैं जो योगिरी समझ जाता है कि अग्रेसर है। टोमोचिका अपनी अमेजिंग नजर से बताती है कि सेज हवा में फ्लोट कर रहा है। सेज तुरंत रोबोट पर अटैक्स लॉन्च करता है। उन दोनों की फाइट इतनी जबरदस्त चल रही होती है कि पहाड़ तक टूट रहे होते हैं। टोमोचिका पूछती है कि योगिरी उन्हें भी खत्म कर सकता है क्या, लेकिन योगिरी कहता है कि क्यों करूं, अगर ऐसी ही वजह पे लोगों को मारना हो तो मैं रास्ते में चलने वाले सबको ही मार दूंगा। टोमोचिका समझाने की कोशिश करती है कि वो लोग अभी अभी मर भी सकते थे, लेकिन योगिरी बोलता है कि वो दोनों उन्हें टारगेट ही नहीं कर रहे। फिर योगिरी रिवील करता है कि उसके कुछ रूल्स हैं अपनी पावर यूज करने के।
वरना तो वो हर छोटी बात पे सबको मार देता जो उसे इरिटेट करता है। ये सुन के टोमोचिका अपोलोजाइज करती है और कहती है कि वो थोड़ी नाइव थी। तभी एक बड़ा अटैक उनकी तरफ आता है, लेकिन लकीली रोबोट उस अटैक को ले लेता है। सेज गुस्सा हो जाता है कि रोबोट मूव क्यों कर रहा है और फिर एक बड़ा आइस स्पेल छोड़ देता है। सारे पैसेंजर्स फ्रीज हो जाते हैं, लेकिन योगिरी टोमोचिका को प्रोटेक्ट कर लेता है। टोमोचिका सेज को क्रूअल बोलती है, लेकिन सेज और गुस्सा हो जाता है। योगिरी पूछता है कि उसने उन पे अटैक क्यों किया, तो सेज कहता है कि डॉग की तरह मेरे सामने झुक और मेरी तारीफ कर। योगिरी उसे इंसल्ट करके सोचता है कि उसे खत्म ही करना पड़ेगा। सेज तुरंत जमीन पे गिर जाता है। टोमोचिका पूछती है क्या तुमने किया? योगिरी सीधा कहता है हाँ, रीजन काफी स्ट्रांग था। उसके बाद रोबोट उनके पास आता है, लेकिन कहता है कि उसका फाइट करने का कोई इंटेंशन नहीं है। रोबोट योगिरी से निगोशिएट करना चाहता है और प्रॉमिस करता है कि उसे जो भी चाहिए दे देगा। टोमोचिका रियलाइज करती है कि रोबोट एक्चुअली योगिरी से डरा हुआ है। योगिरी पूछता है क्या कोई वे है हमारी वर्ल्ड में वापस जाने का? रोबोट कहता है कि उसे एक और वर्ल्ड का पता है जहां से वो खुद आया था, लेकिन उस जगह का नहीं जहां से योगिरी और टोमोचिका आए थे। योगिरी कहता है कि क्या तुम हमें वहां ले जा सकते हो, लेकिन रोबोट मना कर देता है क्योंकि उसका पूरा एग्जिस्टेंस इस वर्ल्ड में नहीं है और वो योगिरी जैसे डेंजरस बंदे को अपने वर्ल्ड में भी नहीं ले जा सकता। फिर रोबोट एक्सप्लेन करता है कि ये वर्ल्ड सबसे लोएस्ट लेवल्स में से है और ऊपर जाने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी और एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स चाहिए। योगिरी उसे पूछता है कि कैसे वो एनर्जी और कोऑर्डिनेट्स ढूंढ सकते हैं अपनी वर्ल्ड वापस जाने के लिए। उसके बाद योगिरी टोमोचिका से पूछता है कि उसे कुछ चाहिए, लेकिन उसकी स्पिरिट बीच में टपक पड़ता है। अगली सुबह गार्ड्स को पता लगता है कि एक सेज योगिरी ने हरा दिया है। सायोन भी लैन के साथ बात करते वक्त इस बात का पता लगाता है और क्यूरियस होता है कि किसी ने सेज को किल कर दिया। लैन योगिरी की इंस्टेंट डेथ एबिलिटी में इंटरेस्ट लेती है, लेकिन सायोन रिवील करता है कि वो सेज वैसे भी इंस्टेंट डेथ रेजिस्टेंस के लिए जाना जाता था। सायोन वहां से निकल जाता है। लैन अपने सबऑर्डिनेट को भेजती है हानाबुसा सिटी में योगिरी और टोमोचिका के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। वहीं दूसरी साइड पे योगिरी और टोमोचिका जंगल में रेस्ट करते हैं। वहां पे टोमोचिका की एंसेस्टर बताती है कि उसने अपनी अंडरवेयर को एक कटाना में बदल दिया है।